बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च योम पाकिस्तान और इसी मुनासबत से आज एक खुसूसी प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ i14 न्यूज़ के मैनचेस्टर स्टूडियो से। और योम पाकिस्तान आज से तकरीबन 79 साल पहले उस वक्त जो मुसलमानों ने ख्वाब देखा, एक करारदाद पेश की गई मौलवी फजल हक साहब की तरफ से कि मुसलमानों के लिए एक ऐसा खित्ता होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक, रसूम व रवाज के मुताबिक, सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और 1940 के बाद महज 7 सालों में ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद आगे बहुत सी डिबेट है इसमें, पाकिस्तान जो बनाने वाले हैं उनका ख्वाब क्या था और पाकिस्तान चलाने वालों ने जिस तरह से पाकिस्तान चलाया, ये एक काबिल बहस बात है। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं कि जिन लोगों ने आज से 79 साल पहले वो ख्वाब देख लिया, वो चीज़ भांप ली हमारी लीडरशिप ने, मुसलमानों ने, कि आगे जो आने वाला वक्त है और आज जो हिंदुस्तान की सूरत हाल हमें बता रही है कि जो उस वक्त मुसलमानों का जो ख्वाब था, जो ख्याल था, वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। वहाँ पर जिस अंदाज से जो अक़लियतों के साथ मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं, वो ये जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान बनाने वालों ने कोई गलती नहीं की। आगे फिर जिस अंदाज से पाकिस्तान चलाया गया, इस पर यकीनन इस पर बहस करेंगे हम भी। तो आज तजदीद अहद का दिन है। जो स्लोगन आज था वो पाकिस्तान जिंदाबाद। दिन भर आपने मुख्तलिफ तकारीब देखी होंगी। पाकिस्तान में वो परेड जो 23 मार्च की मशहूर परेड थी, कुछ साल दहशतगर्दी की वजह से वो बंद भी रही, लेकिन कुछ 3-4 सालों से वो परेड दोबारा शुरू हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे जो दिफाई जो हमारा एक ताकत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत है। और उसकी एक जीती जागती जो मिसाल है, कुछ ही दिन पहले आपने देखी होगी कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, बल्कि एक ऐसा सबक सिखा दिया दुश्मन को कि अब दुश्मन शायद एक ख्याल कर सकता है, सोच सकता है, गुमान कर सकता है, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करे। इसी वजह से कल मुबारकबाद का पैगाम आ गया मोदी साहब की तरफ से, तो ये भी एक हौसला अफजा बात है। कुछ इन दिनों जो मसाइल चल रहे हैं, कानूनी मसाइल हैं और मामलात बड़े बड़े जो हैं वो अदालतों में हैं। बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स थे, जो वज़रा आज़म या सदूर रह चुके, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। और कल से लेके और आज भी तकरीब में आपने देखा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद जब आए हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने करप्शन का अपने मुल्क में ख़ात्मा किया। इमरान खान जो इस वक्त हुकूमत में हैं, उनका भी मकसद यही है कि करप्शन का ख़ात्मा किया जाए और किसी भी करप्ट के साथ कोई एनआरओ, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये इमरान खान का अभी तक अहद है। मुआशी तौर पे जो पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल में है, वो अभी तक चैलेंजिंग है और उसमें किस अंदाज से उसमें निकला जा सकता है, ये अब देखना है कि अब पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उसके अंदर जो लोग हैं वो अपने अंदर कितनी अहलियत रखते हैं कि वो काम कर सके। एक यही राय होती है कि बंदे के अंदर अहलियत हो तो उस पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि हाँ, ये बंदा काम कर सकता है या ये टीम काम कर सकती है। देर हो जाना, उस पर कुछ हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं कि ठीक है, देर बदेर हो सकती है, लेकिन अगर कोई टीम या कोई शख्स उसके अंदर कोई अहलियत ही ना हो तो फिर वो नामुमकिन है कि वो किसी अपने टारगेट को वो अचीव कर सके, किसी हदफ को अचीव कर सके। तो आज योम तजदीद अहद इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान जो मार्ज़ वजूद में आया, बहुत सी कुर्बानियों के बाद अब 70-72 साल तो आज़ाद हुए हो गए पाकिस्तान को। आगे जो आने वाला टाइम है वो हमने गलतियों से सीख के किस तरह से गुजारना है। और एज ए मुस्लिम मुल्क जो है, हमने देख लिया कि बहुत सी मुसलमानों की जो खसूसियात होनी चाहिए, न्यूजीलैंड के वाक़े के बाद हमें पता चला कि एक मेयार क्या होता है, हुकूमत का मेयार क्या है। जसेंडा जो उनकी वज़ीर आज़म थी, उन्होंने बताया कि आम आवाम के अंदर कोई दुख दर्द की अगर कोई फ़ज़ा हो या कोई किसी के ऊपर हमला हो तो किस तरह से उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जाता है। आवाम के तौर पे न्यूजीलैंडर्स ने बता दिया कि अगर किसी कौम के ऊपर कोई ऐसा सानिया हो तो किस तरह से कौम यकजुबान हो के इत्तेहाद के साथ मिल के, कल नमाज जुमा आपने देखी होगी कि पूरी जो वही क्राइस्ट चर्च थी,
हज़ारों का मजमा वहाँ पे मौजूद था और दहशतगर्दों को वो पैगाम गया कि आपने एक कभी काम तो कर लिया लेकिन अब उस सरजमीन पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो न्यूजीलैंडर से बहैसियत तवाम हमने बहुत कुछ सीखना है, लीडरशिप से लीडरों ने बहुत कुछ सीखना है। तो बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हमारा बेहतरीन पैनल आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में। जनाब शाहीन भट्ट साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ हैं, खुश आमदेद। इनके साथ माहिर कानून और सीनियर तजियाकार जनाब राना बख्तियार साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया सर। और इनके हमरा और हम सब के साथ जनाब सैयद अहमद रज़ी साहब, इस वक्त शायराना सी उनकी तबीयत लग रही है, मैं आपको बेसिक शायरी मुतारफ़ कराऊंगा। तजियाकार तो आप हैं ही हैं, साफ़ी हैं, वकील हैं। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं भट्ट साहब आपसे करूंगा। और 23 मार्च को जिन लोगों ने ये ख्वाब देखा, 70-79 साल बहसियत कौम, कोई इतना टाइम होता नहीं, सदियां गुजर जाती हैं, बहुत से हकूक़ जहाँ पर हम यहाँ पर वो अपना रहे हैं, जिसके ऊपर हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी ही कुछ अरसा पहले इवन ख़वातीन को वोट का हक दिया गया यहाँ पे, तो इससे बड़ी मिसाल आहिस्ता आहिस्ता कौमों के अंदर तरक्कियाँ होती हैं। आप कैसा ये सफ़र देखते हैं सर कि आज़ादी के बाद जो हमने या हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा, कहाँ भूल चूक रह गई, कहाँ कमियाँ रह गई और आगे किस तरह से हमने अपने आप को ठीक करना है? बहुत शुक्रिया। सवाल तो ज़ाहिर लग रहा है एक किया, लेकिन ये पूरी लंबी दास्तान सुनानी पड़ेगी, बुक्स लिखी जा सकती है, पूरी बुक लिखी जा सकती है। और मैं ख़ास तौर पर चूँकि तनकीदी नज़र से चीज़ों को देखता हूँ, अपने आप को भी और अपनी तारीख को भी और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को भी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्तसरन आज एक नई बात आपके सामने करना चाहूँगा, जिसको बहुत कम लोगों ने आज या इससे पहले 25-30 सालों में किसी ने जिक्र नहीं किया। असल में पाकिस्तान की क़यादत नो डाउट के 1940 में हुई, 7 साल के बाद पाकिस्तान बन भी गया। अच्छा, इस मौजूद में बाद में आता हूँ, लेकिन बेसिकली उसके 47 में बनने के बाद 1956 तक ये मुल्क तब भी बरतानिया के अंडर ही था। गवर्नर जनरल हमारे थे जो पहले कायदे-ए-आज़म जो सिलसिला था। तो ताज़ा बरतानिया से हमने आज़ादी जो एक आइनी कानून जैसा असम्बली में करारदाद के जरिए हासिल की, वो गालिबन अक्टूबर 23 मार्च 1956 को हासिल की। ठीक। और उसी दिन हमने डिसाइड किया, हमारी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया इंडिपेंडेंटली कि आज के बाद इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। और 2 साल तक हमने योम जमहूरिया के तौर पे ये आज़ादी का दिन मनाया अपना। ठीक है। ये योम पाकिस्तान के बजाय योम जमहूरिया। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1958 में अयूब खान ने मार्शल लगाया और पाकिस्तान के वो जो 2 साल जमहूरिया था मुल्क, जिसकी उम्र से 2 साल थी, उस नौमौलूद बच्चे को मार्शल लगा के उसकी वो जमहूरियत को बंद कर दिया गया। उसके बाद तब से ये दिन जो है ये कभी भी तसलसल से नहीं मनाया गया और कभी भी इसका एक नाम नहीं रहा। कभी ये योम इस्तक़लाल रहा, योम जमहूरिया से शुरू हुआ, योम पाकिस्तान रहा, कभी कुछ और कुछ, और इसके मनाने के अंदाज भी अलग अलग थे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो मनाया गया वो फौजी हुकूमतों के दौरान में ज़्यादा मनाया गया। और आज भी इसकी जो अगर कंट्रोल देखा जाए तो इसमें भी ज़्यादा हमें लग रहा था जैसे कोई योम दिफा या जैसे वो 6 सितंबर का दिन मनाते हैं, वो लग रहा था। मतलब इसमें सियासी जो अपीयरेंस थी वो कम थी। तो यही मेरे ख्याल से इस पूरी तारीख का अगर मैं रिजल्ट निकालूँ तो यही है कि 1958 से लेके अब तक ये जिस तरह ये दिन अब्यूज़ हो रहा था, इसका मिस यूज होता रहा था, इसी तरह हमारे उस आइडियोलॉजी का, उस नज़रिए का जो 1940 में कहा गया कि हमें एक अलग कौम है और हमने उसमें उस अलग कौम में हमने अपने शवायर इस्लामी के मुताबिक अपने ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, जिन लोगों ने करारदाद पेश की, जो उस लोगों में मौजूद थे, वो कितने इस्लामी थे, ये एक अलग सवालिया निशान है। और आज भी उनकी उस आइडियोलॉजी के मतलब हमेशा बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कायदे ने तो कहा था सेकुलर पाकिस्तान चाहिए, किसी ने कहा इस्लामी पाकिस्तान चाहिए। सो पहले दिन से ही उस आइडियोलॉजी को है वो उसको मुतनाज़ा बना दिया गया और अभी तक वो मामला क्लियर नहीं है। हम हर साल दिन मनाते हैं, बड़े जोश जज्बे से मनाते हैं। मैंने शायद ही किसी कौम में वो जज्बा देखा हो। हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं है और हमारे इस जज्बे को हर हुकूमत ने अपने अपने अंदाज से इस्तेमाल किया है। ये अलग बहस है कि किसने क्या क्या किया, कि लंबी दास्तान है। लेकिन मैं समझता हूँ खुशी का मौका है, खुशी का इजहार मैंने भी किया। सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पे केक की फोटो लगा दी, आज़ादी का दिन मना लिया। दिल मेरा भी कर रहा था मैं भी बाहर पाकिस्तान की तरह अपनी गाड़ी से निकालूं और बाहर लेके निकल जो आज़ादी का दिन मनाऊं। लेकिन बहरहाल
साथ साथ मुझे अपनी इस आज़ादी के जो क्या कहना चाहिए जिस तरह हमें बार बार सलब की गई मुख्तलिफ तरीके से इसको यानी गैरों से आज़ादी तो मिल गई हमें, मिल गई, लेकिन अपनों से आज़ादी अभी भी मैंने जदोजहद बताया जारी है। 47 में मिली और उसको 56 में हमने उसको ऑफिशियली हमने उसको एंटरटेन किया, उसको हासिल ठीक। किया। मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूँगा सर कि बहुत सी, जैसे भट्ट साहब ने भी कहा कि जो ख्वाब देखा गया था या जिस मकसद के लिए ये वतन बनाया गया, यकीनन उसमें अभी भी हम बहुत सा अभी उसमें काम करना है, लेकिन क्या देख रहे हैं, प्लस पॉइंट क्या देख रहे हैं इन 70-72 सालों में, और किस मामले में थोड़ा सा हमें मज़ीद अब पुख्ता हो जाना चाहिए, वो बचपना छोड़ देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूक साहब, सबसे पहले आज 2 मुबारकियाँ हैं। बहुत शुक्रिया। एक मुबारक तो आपके नाम है थैंक यू सर कि आप उम्रा करके वापस आए, कौम के लिए दुआएं की और हम सब दोस्तों के लिए। जज़ाकल्लाह। दूसरी मुबारक जो है वो कौम को है जी कि आज आज़ादी का जो ख्वाब देखा गया, एक बुनियाद रखी गई। जी हाँ। लेकिन इस आज़ादी की बात करने से पहले मेरा दिल करता है जी कि मैं जो लसुंडा आर्नल्ड है अच्छा और 2 वो बाप बेटा जो शहीद हैं उनको इस तरह सलाम नहीं करूं। जो है, जी हाँ बिल्कुल। जो काम हमारे खारजा पॉलिसी कोई 51 कंट्रीज मुस्लिम्स की नहीं कर सकी, सही बात, वो एक प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। बिल्कुल सही बात। और ऐसा किया कि उसने जो ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिया ना, वो काबिल तहसीन है। सही कि आप मेरी मदद ना करें, आप मुसलमानों के साथ सिम्पथी का इजहार करें, और उसमें दिस इज़ वेरी ग्रेट। सही। और फिर मैं यकीन करें कि उसकी बार बार तारीफ करने से नहीं रह सकता। जिस तरह उसने लिबास पहन के, जिस तरह उसके दिल से तकलीफ हो रही थी, जिस तरह उसके अल्फाज थे, जिस तरह उसने अजान दिलवाई, जिस तरह उसने कुरान पाक की तलावत की, अगर हमारे मुल्क में इस तरह कोई अकलियत या क्रिश्चियनिटी या किसी भी मजहब का होता तो हम कभी ये ना करते, जो जिसका तकरीबन हमें दर्स दिया गया है। फिर वहाँ की अपोजिशन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा हमारी अपोजिशन की तरह कि आपने वो पायलट क्यों छोड़ दिया है, बड़ी जल्दीबाजी की है। वो कहते जी कोई बात नहीं, टेररिस्ट अटैक। फिर मैं उसके अल्फाज सुन रहा था जब दुनिया में ये बहस चली कि ये टेररिस्ट है कि नहीं है, किसी ने इसको टेररिस्ट नहीं कहा, तो मैंने खुद उसको सुना, उसने कहा ये टेररिस्ट भी है। ये अब कॉल ले ले फिर चले, आपकी इजाजत से कॉल्स का भी आवाज करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपके प्यारे मेहमानों को बहुत बहुत सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, लंदन से आज बोल रहे हैं माशाल्लाह। पहले तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा शेर है, उससे मैं आगाज करें, अपनी बात की इब्तिदा करना चाहता हूं कि मियां साहब ने जो हमारा वैरी दी कर अदब तवाजा ना अपनी पौ गवाइए ते दुश्मन थी खम खाइए नहीं ते लिस्सा जोर न लाइए। वाह वाह। ये जो पंजाबी समझने वाले हैं, मैं इसके लिए आसानी कर देता हूँ कि जो इमरान खान ने लिस्सा जोर नहीं लगाया, डट के जैसे दुश्मन के साथ पंजा आजमाई होती है करके दिखा दिया। और मेरा पार्टी किसी से तल्लुक नहीं, लेकिन अफसोस हुआ मुझे कि जो जरदारी के बेटे ने, मैं भट्टो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं भट्टो का खुद परस्तार हूँ। मैं भट्टो की जो असल हकीकत थी, जो उसकी हुकूमत आई थी, मैं उसका बहुत परस्तार और मैंने बड़ी सपोर्ट की और मैं पोलिंग एजेंट था वहाँ पे, और हमारा कैंडिडेट कामयाब हुआ सैयद एजाज शाह कॉलोनी से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उसने कहा कि मौलवियों को इकट्ठा करके इसने डिफेंड किया कि इंडिया आके जहाज हमला न कर दे, ऐसे भी पाकिस्तान में नलायक पैदा होने थे जो ये बातें करते हैं। ठीक है, वो हौसला, ये जो शेर मैंने पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है कि वैरी दी कर अदब तबादला, जो हमारा दुश्मन उसकी अदब तबादला कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको आंखों में आंखें डाल के उसके साथ बात होनी चाहिए। तो ये इसलिए चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाए और हम वही जो पहले जो मिलके, यानी आपका ओवरऑल अगर मैसेज यही है कि लीडरशिप मुल्क उस बंदे के हाथ में हो। कभी ना आए और राणा साहब आए हैं जी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसे गशूर जिन्होंने टुटा मारा सर्विस को, गवर्नमेंट की नलायक हुकूमत को छोड़ के गैरत की जिंदगी, वो टीपू सुल्तान की जिंदगी जो है, ये शेर की जिंदगी एक दिन की जिंदगी होती है। जी हाँ, ऐसे पाकिस्तानी मौजूद है, अल्लाह ताला ऐसे लोग लेके आए। आमीन, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत मेहरबानी। ठीक है, ओवरऑल हम बात करें, बिल्कुल हम फोकस
किसी एक शख्सियत पे नहीं है। बात कर रहा था न्यूजी लैंड की जो लीडरशिप और अवाम की बात करने के बाद उनको मैंने ट्राइब्यूट पेश कर दिया। अब हमें आज़ाद हुए तो 70 के करीब जो प्लस माइनस साल हो गए, 72 साल हो गए, लेकिन खुदा करे हमें ये आज़ादी गुर्बत से, ये आज़ादी रिश्वत से, ये आज़ादी इफलास से, ये आज़ादी करप्ट जो हमारे मुल्क की क़यादत है उससे भी कौम को मिल जाए तो वो बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। और उन लोगों ने जो 70 साल पहले बॉम्ब लिया था, आज आपने देख लिया कि क्या इंडिया में हो रहा है, क्या कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमान वहाँ हैं कि वो किस तरह मजबूर हैं, उनका राइट फैसला था। तीसरी अगली बात मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात चेंजिंग की तरफ आए हैं। ठीक है, मैंने कोई पिछले 10-20 साल से मैंने नहीं टीवी पे देखा किसी लीडरशिप को के दौर में कि पुलिस इतनी जुर्रत करके कहे, जो कराची में वाकया हुआ है परसों, ठीक है, तो मैं खुद सुन रहा था कि पुलिस ने कहा जी ये हो सकता है रॉ और अफगानिस्तान की एजेंसीज का काम है। ठीक है, शायद आपने कहीं सुना हो कि इससे पहले इस तरह खुला मुफ्ती साहब पे जो हमला हुआ, जो मुफ्ती साहब पे हमला हुआ है, तो पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बड़ा खुल कर कहा है, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कि जी ये रहा नहीं किया, ये क्यों छुप के बाद, जाहिर बात है राह करवा रहा है, तो हमारा उनका तो एक छोटा सा लॉस हो जाए तो कहते हैं जी पाकिस्तान की ISI ने करवा दिया है, और आज तक किसी को ये आजादी नहीं थी। सही सही, लीडरशिप ने कभी नहीं कहा था तो नीचे की क्या जरूरत होती है, लेकिन अब मैंने देखा है कि फर्क ये आया। अच्छा, एक राना साहब, क्योंकि आप खुद माहिर कानून है, आपने फरमाया करप्ट लोगों से आज़ादी के हवाले से एक अब ये वक्त आन पहुंचा है, और जो अब जो मुबैना तौर पर करप्ट लोगों के खिलाफ जो एक घेरा तंग किया जा रहा है, जो कानून के शिकंजे में इस वक्त हैं या आने वाले हैं, आप क्या देख रहे हैं कि अब वो वाकई अब ये मामला सिरे चढ़ जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत से एहतसाब देखे। और दूसरा सवाल, जो काउंटर टेररिज्म की बात की तो मुझे साना साहिवाल भी याद आ गया। ऐसे टेररिज्म रोकने वाले भी कब इनसे छुटकारा मिलेगा कि बेगुनाहों को भी मारते फिर हैं? जी, अब काउंटर टेररिज्म की मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली दफ़ा मैंने जो चीफ जस्टिस मौजूदा पाकिस्तान है इनके साथ जब ये लाहौर हाई कोर्ट में थे, मैंने काम किया हुआ है एज इनके लॉ ऑफिसर, डेप्टी प्रोसिक्यूटर खोसा साहब के साथ। पहली दफा फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बनकर ये फैसला करा है कि कौन से केसेस टेररिज्म के हैं और कौन से केसेस टेररिज्म के नहीं है। 7 रुकनी बेंच है, ये 7 रुकनी बेंच है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द पाकिस्तान। इवन उसकी डेफिनेशन देने लगे हैं। इवन इन द वर्ल्ड देयर इज नो स्पेसिफिक आई थिंक कि इसकी कोई ऐसी अभी तक जो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि है क्या, कौन सी चीजें, कौन सी चीजें। देखिए ना, सपोज मैं कहता हूँ कश्मीर में एक आजादी की जंग चल रही है, इंडिया उसको कहता है टेररिज्म, हम लोग कहते हैं कि नहीं वो अपने आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक पूरी दुनिया में टेररिज्म की डेफिनेशन जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं हो सकी। कोई मुतफिक नहीं पूरी कौम दुनिया की हो सकी कि जैसे मुतफिक होके कह दे कि दिस इज दी टेररिज्म एंड दिस इज नॉट टेररिज्म। अब पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत जल्द एक जजमेंट फुल बेंच बन गया आएगी, और व्हाट ही सेड एट डिफरेंट ओकेजन्स कि जजेस के डिसीजन शुड बी स्पीकर नॉट द जजेस देमसेल्फ। अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि खोसा साहब की जजमेंट पहले बड़ी मशहूर थी, अब इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि और ये कानूनी शिकंजा सर, ये जो 26 को भी दोबारा मैं जो बात करने लगा ना, इमरान ने तो पीछे नहीं हटना। ठीक है ना, इसके हालात गो टफ आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि पहले वही आसिफ जरदारी साहब मोहतरम, आज के दिन में छेड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज का दिन भी तो इसीलिए हुआ था कि जब कौम ने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उनको पेश आए तो फिर उन्होंने महसूस किया कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते, तो करने में हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप देखें वही जरदारी साहब चल कर मौलाना साहब के घर गए हैं फॉर व्हाट। चंद दिन पहले तो वो ये बात कह रहे थे कि जी बड़ी ठीक है, ये जो नेशनल पॉलिसी बनी है काउंटर टेररिज्म पर, इस पर अमल होना चाहिए। तो अब अगर खुद ही कह दें कि जी जो जुबान इंडिया बोल रहा है उसका मुझे वैसे बड़ा दुख और अफसोस हुआ है। पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं किया था, जो पहली दफा मैंने सुना है कि जो इस बिलावल ने बात कह दी है कि जी देखें वो बिल्कुल वही जुबान जो इंडिया बोल रहा है कि ये तो जी
فیک اریسٹ ہو رہی ہیں. یہ تو ان کو انہوں نے خود بٹھایا ہوا ہے. عمران صاحب جیسے آپ نے فرمایا عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا, لیکن جن کا ڈٹا رہنا ضروری ہے وہ ڈٹے رہیں گے سر, جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے ان کو کوئی پیچھے ہٹے. بہرحال عمران اپنی سیکریفائس کر سکتا ہے, وہ میسج تو دے رہا ہے, ہر جلسے میں میسج دے رہا ہے این آر او نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو رہا. اگر وہ میرا بھی پتہ نہیں ساڈا اس پروگرام کا کس حد تک ایجنسیاں یا کوئی اثر لیتا ہے کہ نہیں لیتا, میرا یہ میسج ہے اگر آج کسی بھی قوت نے عمران کی حکومت کو سائیڈ پر کرنے کی کوشش کی تو وہ سمجھو پاکستان کے ساتھ اور اپنے ساتھ وہ ایجنسیز, وہ قوم بندے, وہ پارٹیاں وہ بہت بڑی زیادتی کریں گی. اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. آج پاکستان 70 سال کے بعد پہلی دفعہ نکلنے جا رہا ہے ان سے. اگر پھر پھنس گیا تو آپ کے پاس بھی آتا ہوں. پہلے میں رضی صاحب کو بھی شامل کروں. رضی صاحب ایک بے قدرے سے تو ہم پہلے ہی ہیں, ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں ملی ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی, اور آزادی کی جو قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی. ابھی کشمیر کی بات ہو رہی ہے, فلسطین ہمارے سامنے اور دیگر اقوام ہمارے سامنے ہیں, تو قدر ہم نے کی کہ آزادی ہم نے جس کے لیے جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی اس کو ہم نے کوئی آگے سفر اس کے لیے طے کیا سر, اس مقصد کے لیے؟ نہیں فاروق بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو سلام, آپ کے ناظرین کو سلام. ہم نے آزادی اصل میں حاصل نہیں کی, ہم نے ناقدری آزادی والی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم آزادی کی ناقدری کر رہے ہیں. ہمیں آزادی ملی ہی نہیں. صحیح معنی میں آزادی ہم آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک گئے. ٹھیک ہے. پہلے یہ تھا کہ سامراج تھا, اب سامراج کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے اپنے ہی ہیں, جو ہمیں گھر بھی دیتے ہیں, جو ہمیں اسلام بھی دیتے ہیں, جو ہمیں کپڑا بھی دیتے ہیں, روٹی بھی دیتے ہیں, اور ہماری ملک کی ترقی کے بھی ذمہ دار ہیں, وہ سرحدوں کی بھی, سب نیا پاکستان پرانا پاکستان, یہ وہ آسمان سے گر کے ہم ان کے کھجور میں اٹک گئے ہیں. اور اس میں آزادی کی بات جہاں تک ابھی یہ فرما رہے تھے کہ دہشت گردی کیسے, غلام ہمیشہ دہشت میں ہی ہوتا ہے, خوف میں ہی ہوتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کون کس وقت کوئی آ کے کوڑا مار جائے گا, کس وقت میرا کوئی گھر آ کے لوٹ لے گا. میرے اپنے ہی شہر سے, میرا اپنا ہی مالک, میرے اپنے ہی اعمال, اپنے حکام. یہ جو غلام آدمی ہوتا ہے نا, وہ اسے ہمیشہ خوف میں ہو رہتا ہے, اور خوف ہی دہشت کا دوسرا نام ہے. کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کسی کو خوف زدہ کر دیں وہ دہشت گردی کا عمل ہے. اس سے روٹی چھین لیں, اس کا پانی بند کر دیں, اس کی وہ آنے جانے کا ٹریفک بند کر دیں, اس کا کوئی ایسا, اس کو دبکا لگا دیں, یہ جس سے اس کو خوف اس پہ طاری ہو جائے, وہ دہشت گردی کا عمل ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے یاد ہے ابھی جب یہ انسداد دہشت گردی کا بنا 96-97 میں, تو بڑی میاں صاحب کی زیر نگرانی یہ بنا, نواز شریف صاحب کی, اور بڑی مجھے دوست میں بڑی مزے کی چیزیں نظر آئیں کہ کوئی بھی آتش گیر مادہ جو ہے وہ آپ کے پاس سے برآمد ہو جائے گا تو آپ دہشت گرد ہیں. ایک بات. اب یہ ہے کہ اسلام آباد کے جنگلوں میں ان دنوں میں لڑکیاں وہ لکڑیاں چنتی تھی, اور یہ بھی آتش گیر مادہ ہی ہے, لکڑی کو آگ بڑی جلدی لگتی ہے. ایسے ایک دو واقعے پولیس میں روکے بھی اور ہوئے بھی. ٹھیک ہے. وال چاکنگ کو لے آیا گیا کہ جو وال چاکنگ کرے گا دہشت گرد ہے. وہ صرف یہ کہ میاں صاحب کے خلاف نعرے بازی ہو رہی تھی, اس کو بھی دہشت گردی میں دہشت گردی بھی انہوں نے بنا لی. ہم نے نہ تو آزادی کو سمجھا, نہ دہشت کو سمجھا, نہ امن کو سمجھا, نہ خوف کو سمجھا. ہمیں سمجھنے دیا ہی نہیں گیا, اس لیے کہ بندے کو جب بھوک لگی ہوتی ہے نا, اسے صرف روٹی سمجھ آتی ہے. صحیح. ہم روٹی کے پیچھے لگے رہے یا اسی جدوجہد میں ہیں. جی بالکل صحیح. مجھے یاد آ گیا اپنا ایک دوست, وہ کہا کرتا تھا جی مجھے بھوک لگی ہو نا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا, اور میں کھا لوں تو میں کسی کی سنتا نہیں ہوں, میرے سے جو بات کرنی ہے کھانے کی میز پہ کیا کرو. ہم اب اچھا پوری قوم کو کھانے کی میز نصیب ہی نہیں ہوئی. پوری قوم کو کھانے کی میز نہیں نصیب ہوئی ہے, یا تو وہ بھوکے مر رہے ہیں اور یا وہ ہیں جو کھا کے سمجھتے نہیں ہیں کسی کی, سنتے ہی نہیں ہیں کسی. سر میں کال بھی ساتھ لے لوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا, آپ کا مہمان کو میں سلام دیتا ہوں. میں شفیق بول رہا ہوں بلدی سے. جی شفیق صاحب شکریہ. جی یہ بنگال کا انڈیپینڈنس کا مانتے ہیں, میں یہی بولنا چاہتا ہوں, آپ بھی خوش رہے گا. جی جی. انڈیا ایوری ٹائم بولتا ہے جو ہمارا بنگال کو ساتھ دیا انہوں نے, تو بنگال کو ساتھ دیا, بنگال کو آزادی ملا, ہاف بنگال آئی مین ویسٹ بنگال یہ انڈیا کو ساتھ کیوں ہے؟ ابھی آپ لوگ پاکستانی لوگ انڈیا کو بولیے
जितने लोग बंगाल को साथ दिया अच्छा के लिए, उसका हाफ बंगाल अपना साथ रखो, ये तो कोई इंसाफ का बात नहीं है। हिंदू भी मुसलमान हो गया, अभी बंदी नमाज पढ़ रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ इन द हेवन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर जी। आप बंगाल को कि आधा बंगाल उन्होंने दिया, आधा बंगाल अभी भी जैसे कलकत्ता वगैरह उनके पास है, तो ठीक है, इस किस्म के मामला अभी भी हल तलब है। सर आपने फरमाया कि अभी भी हम चले साम्राज्य से आज़ाद हुए लेकिन उनके एजेंट से अभी भी नीचे हैं, उनकी गुलामी में है। इनसे आज़ादी कैसे हासिल की जाए सर? इनसे आज़ादी उस वक्त हासिल हो सकती है जब हम ये समझें कि हम इंसान हैं, ठीक है, हम और उस कौल को समझें कि किसी की गुलामी मत कबूल करो, खुदा ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। हम अपने ऐसा कोई नहीं सिलसिला के, ठीक है वो आते होंगे फरिश्ते भी वोट डालने, लेकिन बहरहाल ये लोग हमारे ही निज़ाम से, हमारे ही वोटों से मुंतखब होके आगे आते हैं। हम ही इनके पीछे चल पड़ते हैं, जी आवे जरदारी आवे जी मियाँ साडा शेर, ये हम लोग हैं इनके पीछे चल पड़ते हैं। हमारे दूसरे इनफरादियत की कुर्बानी देके इज्तमाइयत की तरफ सोचे तो फिर रजवी साहब की बात जो मैं आगे थोड़ी सी मादरत के साथ कर दी है, तो हम ये हमारे सरों पे और हमारे अंदर लालच है। हमें इनसे जाती मुफाद का लालच होता है, इसलिए हमारे बहन भाई सारे जो दोस्त हैं इनके पीछे बड़े बड़े जुलूस बना के चलते हैं। हम मुसावात का मतलब नहीं समझे, हम इन लोगों को इसलिए सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को इसलिए लीडर मानते हैं कि हम खुद मुसावात नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें मुसावात के बगैर जैसे इन्हें मिला है ना वैसे हमें मिल जाए। सही। ये हमारे सारे जो वहाँ पे मजमूई नुक्ता नज़र जो है लोगों का वो ऐसे है, ये उनका तर्ज अमल है उनसे। तो इनको देखने के लिए जब तक हम आप अपने से बराबर या अपने से बढ़िया दूसरे को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ये हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। उस वक्त तक हमें ये इसी चक्कर में रखेंगे कि नहीं तुम्हें मैं ज्यादा दूंगा, नहीं तुम्हें एक और ठेका दे दूंगा, नहीं उसे कोई और मैं एक्सपोर्ट का परमिट ले दूंगा। तो ये इन चक्करों में डाल के हमें, या ऐसा भी होता है ना कि एक से आजादी हासिल की, दूसरे के आगे फंस गए, फिर हम उससे बड़े किसी यही तो होता काम गहरे खड़ में जा गिरे। एक और कॉल लेके सर। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी बात कीजिए। जी बात कीजिए, आप लाइव हैं इस वक्त, बात कीजिए। बात कीजिए सर, आप बात कीजिए हमारे प्रोग्राम में। जी देखिए बात सुने, ये जो मर्जी कह रहे हैं अपने लीडरों को, जी ये बात नहीं है। ठीक है, लीडर भी अब वो बात नहीं बता रहे जो पहले कह रहे थे। अच्छा, क्या चीज छुपा रहे हैं लीडर? सर लीडर क्या चीज छुपा रहे हैं? लीडर हर चीज छुपा रहे हैं। आपको पता है कि मोदी went to that part of the world जिसको भगवान भी कहते हैं। Before even anybody knew that woman, my mother used to say, pray, I'm going to pray for her. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा बट साहब, बहुत से ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल एक हकीकत है ना कि इस वक्त जो पाकिस्तान, अब मलेशिया देख लें या बहुत से ममालिक, इवन बांग्लादेश भी देख लें, वो बाद में आज़ाद होने के बाद हमारे से बहुत ज़्यादा इस वक्त कम से कम बेहतर हालत में है। तो सिर्फ सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं या सिर्फ फौजी हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार, या इसकी ज़िम्मेदारी दर्जा बदर्जा सारी आवाम पे भी आएगी, या सिर्फ उन्हीं हुक्मरानों या चाहे वर्दी वाले थे गैर वर्दी वाले थे उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि हम शुरू से ही इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं रख सके। ठीक है, देखिए 47 को हम आज़ाद हुए, ठीक है, और 71 को हमारा आधे से ज़्यादा हिस्सा चला गया। ठीक है, इतना बड़ा धचका, ये इसमें जो नुकसान था, आइडियोलॉजी का भी तबाही हुई, जो हमारा नज़रिया था वो टूट गया उस दिन। ठीक है जी, उसकी मोहर लगी उसके टूटने के ऊपर। हम दो कौमें नहीं हैं। अगर हम ये दो कौमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान होते, वो हमारा हिस्सा ना जाता हमसे। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब बंगाल पंजाबी भी हैं, अब सिंध में नारे लग रहे हैं, अब बलूचिस्तान में नारे लग रहे हैं, अफगानिस्तान में से के भी आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पर वो एक फितना कई सारे उठे हुए हैं। तो ये तो टूट गया उसी वक्त ही। अच्छा, अब गलतियाँ जो हैं
निज़ाम दुरुस्त फरमाया कि हमें सही तरह से नसीब नहीं हुई। अच्छा, अब नसीब नहीं हुई तो किसने भी रोकी? हम रोकने में देखेंगे तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम जो है इसको बार बार इंटरप्ट किया गया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये 23 मार्च 1956 को ये मुल्क जो है जमहूरिया बना और योम जमहूरिया के 2 साल के अंदर अंदर योम पाकिस्तान बना दिया गया। किस मुंह से कहते कि ये जमहूरिया तो ख़त्म कर दी। तो ये जो इदारों की या यूनिफॉर्म वालों की बार बार इंटरफेरेंस, और यही लोग थे और उन साम्राज्य को हम कह रहे हैं, उनके लिए आसान था कि ये 4-5 लोगों को अपने हाथ में लो, इनको कहो चढ़ दो अपनी ही कौम के ऊपर, बजाय हम आके गुलाम बनाए, हम अपने लाखों की फौज यहाँ लेके आए, तुम्हारे 4-5 जनरल बैठ के ना पूरे मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये असल जिम्मेदारी तो वही है। उसके बाद फिर हमने उन्हीं यूनिफॉर्म वालों को सिविल कपड़ों में भी देखा बाद में, उनके लिए हमने कई 100 साल तक वर्दी के साथ इनको इलेक्ट करने की बात भी की। इसी तरह हमने इस्लाम के नाम पे वर्दी को बर्दाश्त किया। और अब भी मैं ये कहूँगा कि अब भी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं ला सकती, अब उन्हीं के साथ आए हैं। तो ये कंट्रोल है जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम सिविलाइजेशन में प्रॉपर नहीं आएंगे, जब डेमोक्रेसी में प्रॉपर नहीं आएंगे, तो ये कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। आज भी देखिए, आज पूरा दिन देख लीजिए, आज पूरे दिन में आपको हर तरफ जहाज, वर्दी, यूनिफॉर्म, यानी मुल्क की जो यूनिटी की बात है उसका सारा दौर मदार उन्हीं के ऊपर चल रहा है। तो फिर कहाँ गए हमारे सिविल हीरो, कहाँ गए हमारे वो जो अवार्ड मिले हैं ना, लीडर हैं, एक्टर तक को, खिलाड़ियों तक को अवार्ड मिले हैं, हीरोज को भी सराहा गया है। नहीं, ओवरऑल कंट्रोल आपके सामने है, ठीक है, क्या नजर आ रहा है। तो ये हमारा कि यौम दिफा था नहीं, तो कहने का मतलब ये हम नहीं जा रहे, हम सही ट्रैक पे नहीं जा रहे। मेरा ख्याल है कि मैं सब में ज्यादा कहना नहीं चाहता आज के दिन, ठीक है, दिल कर रहा वो कुछ कहने को, लेकिन मैं रोक रहा हूँ। चले, मैं जो समझ पाया हूँ राना साहब के, ठीक है, ये जो योम पाकिस्तान है आज, या जैसे बट साहब ने फरमाया कि फ़ौज की जो बार बार मदाखलत थी ना, उस वजह से ये पाकिस्तान इस नहज तक पहुंचा है। मेन जो बहुत से नाकदीन का जो ख्याल है वो यही है, और आज भी जो हुकूमत बनी है वो आज भी जो अपोजिशन के वो सिलेक्टेड ही कहते हैं, इलेक्टेड नहीं कहते। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? फरूक साहब, दुनिया का मीडिया, सोशल मीडिया या मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो थिंक टैंक्स हैं, अब ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, मार्शल लॉ से हटकर कुछ सिविल गवर्नमेंट्स बीच में आती रही। जब इनकी सिविल गवर्नमेंट्स आती रही, इन्होंने क्या परफॉर्म किया? द क्वेश्चन इज अराइजेस हियर वेरी एक्टिवली। ठीक है, पिछली 10 साल से छोड़ दे बाकी, ये मुसलसल 2-2 एक दफ़ा ये वापस आए हैं, 5-5 साल पूरे इन्होंने निकाले हैं। ठीक है। तो जो मादरत के साथ भट्ट साहब कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 10 साल में इनकी कोई ऐसी कौम के लिए दर्द तकलीफ किसी लीडर में आई जो नजर आए कौम में कि इनको हीरो माना जाए? अगर फौज को नहीं तो जो 35 साल लगाए उनमें थी, मुशर्रफ में थी। सर वो तो मैं कहता हूँ उसको गलत हो गया ना, वो तो गलत हो गया। आपने उनको तो बुरा कह दिया ना, वो तो बुरे हो गए, बुरे हो गए। मैं कहता हूँ, आप ये कहते हैं ना उनको मौका नहीं मिला, पिन पनाए नहीं। जब ये पिन पनाते हैं तो अब भी तो देखे ना, अब जो मैंने मीडिया की बात की है ना, मैं डिट्रैक्ट ना कर जाऊं, मैं इसलिए की है कि ये पार्टीज पैसे पे कर रही हैं। ठीक है, इलेक्टेड को भी सिलेक्टेड कहलवाने के लिए, तो सिलेक्टेड को इलेक्टेड कहलवाने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, खारजा पुलिस गवर्नमेंट की देखो, तनकीद करने वाले तो नाकद हर जगह होने हैं। ठीक, आज तक किसी की इतनी कामयाब खारजा पुलिस, फॉरेन पुलिस हमारी नहीं गई, ठीक है, जितनी अब जा रही है। ठीक है, अब मुझे कोई बंदा, मैं कोई इमरान से ना उसकी पार्टी में हूँ, मेरे पिछले 3 साल से या 2 साल से जब से आ रहा हूँ, मैं इसलिए उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये उसकी नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं अपने कौम की बात कर रहा हूँ। बाकियों के मुकाबले में बेहतर समझ मुझे उस पर कोई करप्शन का इल्जाम लगा दे कि उसने कौम के खजाने का ये नुकसान, जब वो प्राइम मिनिस्टर है या इससे कबल कोई वो गवर्नमेंट के किसी पे था, तो उसने ये बर्बादी की है कौम के लिए, ठीक है, नहीं की। तो इसलिए ये मीडिया है जिसको देखो ना, अब मैं हर बंदे से सुनता हूँ, वो जी सिलेक्टेड है, वो जी सिलेक्ट, भाई सिलेक्टेड है, लेकिन काम तो इलेक्टेड वाले कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो किसी को तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा इस लिहाज से जो काम करना चाहता है। अच्छा, मैं कॉल ले लूँ सर, फिर इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम साहब, खुश आमदेद।
सर जी एक तो बहुत सारी मुबारकें इकट्ठी हुई थी, बहुत ज्यादा। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मुबारक हर किस्म मैं की। आपको रजब की मुबारक भी देना चाहता हूँ, जी। पाकिस्तान की मुबारक भी देना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को बेटा दिया है माशाल्लाह, और बेटे को भी बेटा दिया है। वाह वाह माशाल्लाह, मुबारकें हो, वाकई मुबारकें जमा थी ये। दो बच्चे भी जी जी, दिए हैं। वाह जी वाह, और आप भी उम्र करके आए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेहतरीन जी, बहुत और शुक्रिया। पाकिस्तान की बहुत बहुत जो शाह साहब बैठे हैं, उनको भी, दूसरे भी जो बैठे हैं, माशाल्लाह। मुझे एक थोड़ी सी बात करनी थी जी जी जरूर, कि भट्ट साहब कह रहे थे वो आर्मी की थोड़ी सी आप बात कर रहे हैं, जी जी तो इसलिए वो कहना था कि आर्मी पाकिस्तान को दो याद कराए हैं। आर्मी है पाकिस्तान की पावर है, अगर आर्मी भी ना हो तो हमारे तो लीडर तो खा कर जो है जेल में चले गए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत है, अल्लाह हमारी आर्मी को सलामत रखे। आमीन। और जिस पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया है, उसके अल्लाह का साया था, उन्होंने रात दिन जाकर इस पाकिस्तान के लिए मेहनत की है। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छे लीडर भी इस पाकिस्तान को देगा, बिल्कुल और ठीक। पाकिस्तान की कौम को मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह। जैसे कि देखिए ना, आपको अहले बैत की दुआओं से अल्लाह ताला ने, मैं आपसे दुआएं कराता रहा, अल्लाह ताला ने मुझे खुशियां दी, अच्छे लीडर मिले, अच्छा चैनल मिला। इसी तरह पाकिस्तान को भी लीडरशिप अच्छी मिल रही है। बेशक बेशक, पाकिस्तान की आर्मी और जो शर्मिश है दोनों इकट्ठे हो गए हैं, सियासतबाज भी इकट्ठे हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत ऊपर जाने वाला है। अल्लाह ताला इसको बहुत खुशियां अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत मेहरबानी सर, दुबई से आप शामिल हुए, और यकीनन पाकिस्तान आर्मी ही की वजह से अभी पिछले दिनों आपने देख लिया अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन, और आपने उनके अज़ाइम देख लिए, उनके ख्वाब देख लिए। ज़रा कुछ दिन पहले क्या, अगर आप इमेजिन करें, इंडियन चैनल्स लगा के देखते तो आपके नक्शे अगले खोल के बैठे हुए थे कि ये गुजरांवाला, ये लाहौर है, अभी हम गए के गए और अभी इनका सफाया हो फरूख जाएगा। साहब, मैं जी बादल के साथ जी रह सर। नहीं सकता। एक और बात है छोटी सी, जी जी आप माशाल्लाह, मैं आपकी बहुत समझता हूँ कि जी, इस बिस्मिल्लाह। जो दौर हमारा यूके के अंदर टीवीज के एंकर्स का ना, आप दी बेस्ट, ये मुंह के नहीं, बाद नहीं, सर, मैं आप- सबके साथ प्रोग्राम सर, करूँ। आप मुझे ज़रा ये आप नवाज़िए। बताएं, मुझे ये बात जी। बताएं, आप पूरी दुनिया के चैनल्स को वॉच करते जी। हैं, कभी पूरी दुनिया के चैनल्स पर उनके नेशनलिस्ट लोगों ने आकर अपनी आर्मी पर कोई तनकीद हुई है? नहीं, इस अंदाज से हम कभी किसी चैनल पे हो? जो कमियां हैं उसको, क्या इंडिया की आर्मी में कमियां नहीं है? यकीनन है, क्या क्या स्कैंडल नहीं आते तो जो ऐसी अंदर है? कमी है कि जो हम कभी किसी अभिनंदन की कभी सूरत में किसी कमियां- अपोजिट पार्टी ने जी जी कभी किसी दूसरी पार्टी ने जी। मेरा ख्याल है कि हमें भी सही। खास तौर के आज के दिन सही। हमें हमेशा लेकिन रान साहब, मसला ये होता है ना कि जब कुछ सियासी तौर पे जो कुछ मदाखलत है, पार्टियां बनानी हैं, पार्टियां तोड़नी हैं, काफ लीग आनी है, मुस्तफा कमाल आ जाना है, फिर गायब हो जाना है, और फिर लुधियानवी को फाटा ले जाना है, दौरे करवाने, तो ये चीजें ना हो तो हम तो बिल्कुल ही फिर तो मैं आपको एक सलूट और- मारे ना, ये पूरी- और जो बॉर्डर के ऊपर है उनको तो वैसे ही हम सलूट मारते हैं। ये पूरी दुनिया में सर होता है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी ताकतों के अंदर भी हो रहा है, किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझे उनका नुकसान मुझे चाहे- वाशिंगटन की उनका कम हुआ होगा, हमारा वाशिंगटन तो की बहुत मर्जी ज्यादा। के बगैर कमाल की जस्टिफिकेशन है बस। ठीक है, वाशिंगटन की मर्जी के, मैं सही बात कह रहा हूँ, ठीक है, पूरी ये आपका क्या ख्याल है? मैं जहां बैठा हूं, यहाँ की जो M5 है या M6 है, वो किसी मामले में मदाखलत नहीं करती। सही है। बात यानी यह है कि हुकूमत यहाँ साजी की कौम- पेंटागन करती है, यहाँ की करती वहाँ होगी। नहीं देखिए, जहाँ मुल्क की लेकिन- सालमियत का मसला आएगा, खान साहब, देखो हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है ना, वो बहुत मसला अच्छी ये है। होता है, वो मौलवी खादिम हुसैन को तो ज़ार ना देना, ये ठीक है, हुकूमत साजी मैं में ये नहीं देखे। कहता वो फरिश्ते हैं, उनको हाँ। नहीं चाहिए कि इस हद तक आए, हाँ, उनको ये- नहीं ये जो- चाहिए, ये तक लेकिन थोड़ा सा- हमें भी नहीं चाहिए कि हम उनको हाँ। क्योंकि वहां से मौलवी जो खादम बनते हैं ना, जी, जी। बात यह है कि अगर वो मौलवी खादम बनते हैं तो साथ साथ नवाज शरीफ भी बनते हैं, साथ साथ इमरान भी बनते हैं, साथ साथ जरदारी साहब, इस किस्म के लोग भी बनते हैं। अगर ये लोग ना हो, जी जी, अगर लीडर मजबूत हो, लीडर जेल में जाने के लिए मजबूत हो, लीडर के पत्थर यहाँ बांधा हो, फौज की क्या जरूरत है? फिर तो वो जरूरत तो ही नहीं। सलूट मारने वाली ये है। तो
ٹھیک ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. اسپیس بنتی ہے تو پھر آنے والوں نے پھر اپنی مرضی سے آنا ہے. سر آپ کا سوال پھر فرما رہے تھے نا کہ ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے, کیا اس کی کوئی حد ڈیفائن کریں گے آپ کے خیال سے, کیا ان کی حد ہے؟ ان کی حد یہی ہے کہ ان کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جس حد تک جانا پڑے جائز ہے, لیکن اس سے ہٹ کر اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان پر نہیں ان پر جانا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے فائدے کے لیے کون بندہ جو ہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آج الطاف حسین اچھا ہے اور اگلے دن برا ہے اور پھر برا ہے تو پھر اچھا ہے, تو یہ ہاکی والا کام نہیں ہونا چاہیے. جی صاحب ٹھیک ہے, غلطیاں تو یقیناً ہوئی ہیں, لیکن بعض اوقات پھر اس قسم کے بیانات آتے ہیں نا کہ آپ نے کالعدم تنظیموں پہ اس وجہ سے آپ نے ان کے رہنماؤں کو حفاظتی تحریر میں لیا ہے کہ انڈین طیارے نہ ان کو ہٹ کر جائیں, تو پھر یہ یا ڈاؤن لیکس آ گئی یا وہ میمو سکینڈل آ گئے کہ ہمیں اپنے فوجیوں سے بچائیں, تو یہ جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے کچھ معاملات ریسنٹلی جو بیان آیا بلاول صاحب کا, جی یہی وہی میں کہہ رہا ہوں کالعدم وہ انڈین جہاز نہ مار دے, اس میں تھوڑا سا معذرت تو کہوں گا پلیز تھوڑا سا جی برا نہ منائیے گا. جی جی اصل میں دیکھیے بلاول نے تھوڑا غلط طریقے سے بات کی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا سوچیے کہ جن کو حفاظت تحریر میں رہنے کی بات کی ہے, مجھے بتائیے کہ مولانا اظہر کو کیا پروٹیکٹ نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, مولانا اظہر کے لیے غالباً 4 یا 5 دفعہ ویٹو کروایا گیا ہے UN میں. کیا مولانا اظہر چائنا کو جا کے کہتا کہ میرے لیے ویٹو کرو؟ وہ نہیں جانتا یہ ایجنسیز نے, یہ اداروں نے کن کن لوگوں کو کہاں کہاں پیسے دیے. کیا اصل ہاں کیس میں بتایا نہیں گیا کہ پیپل پارٹی کے خلاف بنانے کے لیے تنظیم میں کتنے پیسے خرچ کیے؟ سر آپ نے یہ جو ٹھیک ہے, آپ نے کل فیصلہ دیکھا وہ جو سمجھوتہ ایکسپریس میں 72 مسلمان مارے گئے تھے, اقرار جرم کرنے والوں کو جنہوں نے چھوڑ دیا ان پر بھی میں انڈیا میں نہیں بیٹھا نا, مجھے انڈیا کی بات کرنی ہے, یہ ظاہر اپنے اپنے ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا سر, ملک کی بات کریں, میں وہ بتاتا ہوں نا, یہ تو ملکی مفاد ہے نا, سیاسی مفاد کی طرف آئیے گا. کیا نواز شریف کو پیسے دینا, IGI بنانا, یہ ملکی مفاد غلط کیا. اچھا یہ PSP جو بنی ہے اسی کے تو کاٹ رہے ہیں سر آج. سیکنڈ ان کمان بندہ ابھی بھی باہر ہے, ابھی فرما رہے نا کہ ٹیررزم کی ڈیفائن کرنے والے گریٹ کھوسا صاحب اور گریٹ عمران خان صاحب, مجھے پوچھیے اس میں جو ایک بندہ شامل ہے قائم خانی, عمران صاحب نہیں وہ عدلیہ اور عمران ہر بات میں گورنمنٹ کا. اچھا ان سے پوچھیے کہ وہ PSP میں جو آئے ہیں دوسرے نہیں قائم خانی, وہ 200-250 بندہ جو مرا تھا اس میں ان کا FIR میں نام ہے, لیکن عدالت نے بری کیا ہوا ہے. اچھا کوئی عدالت نے زرداری صاحب کو بری کیا ہوا ہے, نواز شریف اس وقت جو ہے وہ ضمانت ہو جائے. فاروق صاحب یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر لینا آسان ہے کہ جی وہ اس کا نام آ گیا تو اس کو کہتے ایویڈنس کدھر گئی ہے, کبھی ادھر بھی کورٹس پر اس طرح کی تنقیدیں ہوئی ہیں. رحمت ڈیوز کا نام نہیں دے سکے آپ ان کی کیس کے دعویٰ ہے. رحمت ڈیوز ایسا نہیں کیا, پوری قوم سن لے, دیکھیں پوری قوم کو میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں, رحمت ڈیوز کو چیف جسٹس نے روک لیا تھا. ٹھیک ہے نا, اب پھر وہی بات ہے, ہمیں اس حد تک اپنے ملک کی نیچے نہیں جانا چاہیے. مجھے یہ کہا گیا, میں آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, مجھے یہ کہا گیا, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ کا خوف ہے, نہ میں پوری دنیا کو پتا ہے, میں نے ٹھوکر مار کے آیا ہوں. مجھے آ کے یہ کہا گیا کہ یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے, آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کریں. بات سن لیں تو ڈاکٹر قدیر نے بھی دیکھے بیان دیا اس وقت صورتحال. میں نے کہا یہ this is not possible for me, ٹھیک ہے, کہ میں ایک دفعہ قوم کے سامنے ٹی وی پہ کہا ہے کہ باراک اوباما غلط کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ڈپلومیٹ ہے, تو میں کہتے he is not diplomat and he didn't kill those guys in his self defense, this is wrong. اب میں کیسے کہوں گا کہ وہ ٹھیک ہے ملکیت کی سالمیت کا یا نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد دیت کی ہے, ایسے نہیں چھوٹا, ساری دنیا کا نہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد 21 کروڑ روپے دیت آئی ہے, جہاں سے بھی آئی ہے. دیت بنتی تھی صرف 32, بتا دیں کہاں صحیح پتہ ہے مجھے سارا میرے سے زیادہ کس کو پتا ہوتا ہے, بتائیے. 30 کروڑ روپے اس کی دیت بنتی تھی. صرف میں بٹ صاحب یہ نہیں سمجھتا کہ میں جذباتی ہو کے جو مجھے حلف دیا ہوا کہ میں اپنے ملک کی بات نہیں کروں گا, وہ بہت بڑی ملک کی بات ہے, وہ بہت بڑی ملک کی بات ہے, کرپشن کی بات نہیں ہے, وہ بہت بڑی ملک کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں بھی اس وقت جو اڑا تھا, میں اپنی اس ادا پر اڑ گیا تھا کہ چونکہ میں نے قوم کے سامنے یہ بات کہہ دیا, میں نہیں, اگر جس طرح اس نے مجھے بریف کیا تھا میرے گھر میں آ کے, تو میں علیحدہ ہونا پسند کر لیا. لیکن وہ 350
جو بندہ ہے اس وقت اسلام آباد سے باہر نکلا تھا، اس میرے ارزائن کی وجہ سے جب لوگوں نے آگ لگائی، لوگ بسیں جلی، جماعت اسلامی باہر آئی، چکلالہ ایئرپورٹ جس کی یہ بات کرتے ہیں دبئی سے بیٹھ کے ویزے لگ رہے تھے، اس وقت کی گورنمنٹ لگوا رہی تھی، اور اتنے ویزے لگ رہے تھے. چکلالہ ایئرپورٹ اس طرح تھا جس طرح ان کا ذاتی وہ ایک بہت بڑی ریمنڈ ڈیوت خوش قسمتی ثابت ہوا پاکستان کی جو اندر ایجنسیاں کام رہی تھی ان سے آزادی کے لیے. تو ہر بات کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح سر. میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک کال لے لوں اور اس کے بعد پھر کہ یہ ٹھیک ہے کچھ نقائص رہے ہیں لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے جو اس وقت صورتحال ہے. ہمارا جو سیٹ اپ ہی ایسا بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ رہنا. ہم نے بی جے پی کے اوپر تو امید نہیں لگانی یا نہ ہی ہم نے کسی اور امریکہ جرنیل کے اوپر امید لگانی ہے. ہم نے عدالتوں میں جا کے کیس میں جا کے بریفنگ دیں. سر آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں بٹ سر کیا کر سکتے ہیں آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر کرنے دیں. پھر نہیں تو سر اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے اپنے ہم اپنی میں کال لے لوں. جی سر السلام علیکم. صاحب کی بات کی وجہ سے مجھے آنا پڑا دوبارہ. صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج نے وہ جو پیسے دیتے تھے ان کو پتا ہے کہ اسد خان نے جو کیس بنایا تھا وہ اس کی کوئی سنوائی نہ کی تو درانی صاحب بھی پکڑے گئے. کورٹ مارشل ہوا. جو پیسے دیتے تھے 11 سال لمبی حکومتیں کر کے گئے جیسے نلائق جنرل جو پیسے دے کے اپنی حکومتوں کو دوام بخشنا چاہتے تھے. یہ ان کی کرتوت. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ مولانا فضل مان کے گھر جا رہا ہے زرداری. تو وہ کس لیے جا رہا ہے؟ یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان فوجیوں کو. زرداری صاحب بات کرتے ہیں جیسے جمعے کے دن اگر جیل بھر ہو یا ٹرین مارچ چل رہے ہیں تو ایک بلاول ہاؤس لاہور والا بیچا جائے نا تو میرے خیال ان جتنے بھی یہ قیدی ہوں گے ان کا کھانا ادھر سے اس گھر آگی بات آگی. احمد صاحب جی رضوی صاحب سر ہم ٹھیک ہے کمیاں ہوتی ہے ہر ملک میں ایسا معاملات ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں. پھر ذرا مجھے آپ کی اجازت سے سب سے سوال کروں گا. بٹ یہ سارا معاملہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی چھوٹی سی ہوگی. جی فرمانے لگے کہ ہاں بلاول نے تھوڑی سی غلط بات کی ہے. صحیح جمہوری پسند ہے نا سر. بلاول نے تھوڑی سی غلط بات کی جی پر ادھر ہیڈ لائن بنی ہے سر تھوڑی سی غلط بات کی ہیڈ لائن تھی. ہاں جی دیکھیے آپ کے جس بات پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے جس بات پہ ہائی ٹریجن ہو سکتی ہے جو آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھتی کرتی ہے جو دنیا کو موقع دیتی ہے کہ وہ آپ کی ریاست پہ چڑھ دوڑے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بلاول نے چھوٹی سی بات کی. بلاول میں کیا نظر آتا ہے بھٹ صاحب آپ کیسے چھوٹی سی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بلاول میں پونوں کا نام کی پارٹی کا نام ان کو پروٹیکٹ نہیں بلاول میں کیا ہے آپ اب مجھے مجبور کریں گے نا تو میں بات تو یہ کہوں گا کہ دنیا جانتی ہے کہ مولانا اظہر کے لیے ہم نے غالباً 5 دفعہ ویٹو کروایا ایون سیکیورٹی کونسل میں. کون سی اس میں پردے والی بات رہے؟ دیکھیں یہ تو ایک پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی کامیابی ہے نا سر کہ کوئی آپ کے لیے ویٹو کے لیے کوئی سر کراچی میں کون حملے کرا رہا ہے بلوچستان کو کون الگ کرا رہا ہے اس لیے آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ان کی فوج نہیں کر رہی. مولانا اظہر کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. مودی صاحب نے وہاں پر میڈل لیا کہ آپ کا ملک توڑنے پہ بنگلہ دیش کا وہاں پہ انہوں نے کیا تو ان کو اجازت ہے اگر کوئی کشمیر کی حمایت کر رہا ہے اگر کوئی تنظیم دیکھیں بٹ صاحب کشمیر کی کوئی حمایت کر رہا ہے کوئی تنظیم اگر حمایت کر رہی ہے مظلوموں کی تو کیا وہ واجب القتل ہے ہمارے ملک میں ان کو کیا ہونا چاہیے؟ تو ان کی اب تو بارڈر سیل ہے سر. مولوی اظہر کا صرف نام وہ لے کے بس اپنا ایک ہوا بنایا ہوا ہے. ثبوت اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا. سر بدقسمتی ہے یہی بات کیا کہ ڈان لیگ میں تو پاکستان کا نام گرے ایریا میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے اب دوسرے بڑے لیڈر نے کہہ دیا پوری دنیا میں وہ کہیں گے نا یہ پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی دنیا ہے وہ چھپی بات ہو کر رہے ہیں. ویٹو سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے. کلیئر بات ہے کیوں کسی بے گناہ بندہ کو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارا بندہ ہے بٹ صاحب کوئی ثابت اگر وہ کر دے نا پھر تو آپ نہیں ثابت ہوتا نا جی. ویٹو کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں ٹچ کر سکتے آپ. نہیں ویٹو کا مطلب ہے کہ اس میں مزید تحقیقات چائنا کا آپ وہ رسپانس دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ مزید ثبوت دیجئے تاکہ اس کے اوپر ہم کنسیڈر کریں. ثبوت کے لیے قرارداد آتی ہے. ویٹو کا مطلب ہے شٹ اپ نہ ہو آپ نے فردر بات نہیں کرنی شٹ اپ کال کی دے گی اس کو. ویٹو کا پاور ویٹو کا مطلب جو مجھے سمجھ ہے وہ تو یہی ہے کہ میری طرف سے مخالفت ہے جی میری طرف سے یہ معاملہ اس کے بعد کیس نہیں ختم ہوئی تھی وہ بعد میں کیس نہیں اس کے بعد ویٹو نہ کرتا چائنا جی
تو پھر اس کا مطلب یہ تھا ان کو جہاں ادھر رہ رہا ہے اس کو حملے کی اجازت ہوتی پاکستان کے اوپر؟ تو کیا ہوتا پھر؟ نہیں کوئی نہیں. ہاں کیا کرتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہم اپنے شہری پکڑا دیں ان کو. اچھا بٹ صاحب آپ نے کون سے شہری نہیں دیے, کس کو نہیں دیے؟ امریکہ کو تو میں لائنیں لگا دی, لائنیں کئی ہزار بندہ اپنے بٹ صاحب مودی صاحب سے بڑا, مودی صاحب سے وہ آپ کا فرد والا بندہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے پیسے بانٹ رہا ہے, وہ غلط کیا نا, ابھی ہم نے بات کر دی, اب اس کو پھانسی تو نہیں دینی نا سر. وہ چھوٹا سا غلط کیا, نہیں چھوٹا نہیں, بہت بڑا غلط کیا. وہ ابھی ہم نے وہ کاٹ لی نا, ان کی ہم نے کہا تھا وجہ کیا ہے, صاحب وہ فصلیں ہم نے کاٹ کے ہم نے تو گلے میں ہم نے ڈال لیے ہار, وہ سارے بات کرتے ہیں میڈل ہمیں مل چکے ہیں سر. بات کرتے ایک لائن کھینچ جاتی ہے, آپ نے یہ نہیں کراس کرنی, آگے مقدس خدا بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ایسی بات نہیں ہے. نہیں اس سے بڑی آپ بات کیا کہہ رہے ہو کہ پاکستان کی آرمی کو جو تم آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کیے جا رہے ہیں, اس سے بڑا اور کیا لینے ان سے کہیں میں پوچھتا ہوں, میں کال چھوڑنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا, کس کو چھوڑنے میں, لوگوں کو بھیجنے میں کس نے کوشش کی؟ سر میں کال لے لوں سر, کال لے لوں. آپ امریکہ آپ کی قوم نے چھوڑا جس نے دیت لی ہے, جس نے دیت لی ہے. جی میں کال لے لوں سر. السلام علیکم. نہیں کہتا تو مجھے بتاؤ. آپ بولیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. سر میں راجہ بلال افضل کامل بات کر رہا ہوں جرمنی سے. جی بلال سر. سر ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑی اچھی پیج چل رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو آج جو پاکستان ڈے ہے اس کی سب کو بات پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. تو میرے خیال سے جناب آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, میں سب کی ڈبیٹ سنا ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ ڈبیٹ کر رہے ہیں. شکریہ. مگر ہمیں ایک بات چھوٹی سی سوچنی چاہیے کہ کم از کم ہمیں اپنے گرفتاروں میں یہ جھانک لینا چاہیے کہ ہم نے 30 سال جن لوگوں کو ہم نے حکمران بنائے رکھا ہے, آج تھوڑا سا ان کی ذات پہ اگر بات آئی ہے, تھوڑا سا اس ملک کا لوٹا ہوا پیسے کی اور اسے حساب مانگنے کی اگر بات آئی ہے تو انہوں نے ملک کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح نواز شریف نے کیا تھا, دوسرا ڈبل ایسٹ میں جا کے پاکستان کے جو انٹرنل معاملات وہ اپنے دشمنوں کو دینا شروع کر دیے تھے. اب سیم اسی طرح وہی ہاتھ جو بلاول بھٹو نہیں زرداری کی طرف, بلاول زرداری کی طرف جو بڑا تو اس نے بھی ملک کی جو نیشنل سپورٹ ہے اس کو دوڑ لگا کے یہ باتیں میں دنیا کو بتانا شروع کر دیا کہ یہاں جو ہے وہ کالعدم تنظیمیں ہیں, ان کو پکڑے, ان کو کام کریں. کم از کم ان لوگوں کو اپنے یہ مفاد دیکھنے چاہیے کہ جہاں ملکی مفاد ہے یہاں کم از کم اپنے ملک کی بات کریں. اس ملک نے ان کو عزت دی ہے, اس ملک نے ان کو نام دیا ہے, اس ملک میں یہ بھٹو ہے, اس ملک میں یہ نواز شریف ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. لوگوں کو اگر ان لوگوں کو آج اپنی ذات کی وجہ سے تھوڑے سے جو قوم کا لوٹا وہ پیسہ جو ان سے واپس مانگا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو میں انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح ہے راج صاحب. سر آپ کا پوائنٹ آگے کوئی ٹائم کب ہے رضی صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ جیسے ایک اوورآل یہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ کچھ غلطیاں اگر ہمارے وردی والے بھائی کر رہے ہیں تو وہ ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے. حالانکہ ٹھیک ہے ملک کی مفاد کے لیے نیشنل الیکشن پلان 2014 میں بنا اور ابھی تک وہ کالعدم تنظیمیں کبھی ملی مسلم لیگ کے نام پہ آ گئی, کبھی دورو کی بات ہو گئی, صحیح معنوں میں کام ہوا نہیں. تو اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس وقت سنسیریٹی کے ساتھ اب وہ کام ہوگا اور اب جو عمران خان کی قیادت, باجوہ صاحب کی قیادت ہے وہ کام کر گزریں گے اور جو شکایات جیسے بٹ صاحب یا اور لوگوں کو اس انداز سے ہوتی ہے وہ اب نیکسٹ جو ہے اگلے سالوں میں. جی بٹ صاحب کی شکایت کا تو ایسا معاملہ ہے نا کہ بٹ صاحب اس بات پہ اعتراض نہیں کرتے. بٹ صاحب لگتا ہے سانس ہے ہمارے ملک کی, ایک گھر کا ان کی شکایت ختم نہیں ہوگی کبھی. ایک گھر کا سربراہ جو ہے جی, ایک گھر کا سربراہ جی وہ مرد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, قانون ہے دنیا کا. تو وہ اگر گھر پہ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ چولہے پہ بیٹھ کے آٹا بھی گوندھ رہا ہے, روٹیاں بھی بنا رہا ہے, اور جو گھر کی خاتون ہے وہ جا کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, اس بات پہ اعتراض نہیں کریں گے. یہ ٹھیک ہے, کیوں ضرورت پڑی آرمی کو اندر کے معاملات میں دخل دینے کی, کیوں؟ صحیح. ٹھیک ہے, جب وہ بھٹو آ گیا تھا تو کیا ضرورت پڑی اسے اسلام لے کے آنے سے؟ تو بھٹو رہنے دیتے, اسلام بھی آ ہی جاتا کبھی. ٹھیک ہے, اسلام کے نام پہ اب نیوزی لینڈ کی طرح ہی رہ لیتے یار, یہ اور کیا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ
सब कुछ होने के बावजूद हम ये तो इस बात पे तो घंटों बहस कर सकते हैं कि हमने रेमंड डेविस क्यों दे दिया, ठीक है, फिर ना देते तो क्या करते, ठीक है। फिर बात ये है कि एक रेमंड डेविस की नहीं, ऐसे हजारों वाकयात आपको मिल जाएंगे, हजारों बेशक मिल जाएंगे, कुछ लिखे हुए, कुछ सामने, कुछ छुपे हुए। क्यों होता है ऐसे, हमें तकलीफ क्या है, हम चले जाए 23 मार्च को पीछे चले जाए, हमें क्या मसला पड़ गया था, क्यों हम, एक बात थी वहां पे, मुसलमानों को ये एहसास हो रहा था कि यहाँ पे मुसावात नहीं है हमारे साथ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो हिंदू कौम है ये अंग्रेज उन्होंने बता दिया, सरकार सन 36-37 की मैं हिस्ट्री पढ़ा था, इलेक्शन हुए, कांग्रेस हावी हुई, उन्होंने बता दिया सारा, वो आस्ता आस्ता शिकंजा टाइट करने लगे मुसलमानों के खिलाफ, 40 में करारदाद आ गई। जी सर, मुसावात नहीं थी जी, इन्होंने सोच लिया कि यहाँ पे अदल नहीं है, तो चलो ऐसी जगह पे जहाँ पे अदल हो, मुसावत हो, हम आज़ादी से बात कर सकें, हम हमारा जो अपना तरीका हयात है उसके मुताबिक। ख्वाब वालों ने कोई गलती तो नहीं की ना, जिन्होंने ये इतनी कुर्बानी दी, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं सोच जो ये थी, उन्होंने तो सबसे बड़ा एहसान किया। और ये अब देख लीजिए कि हमारी मौसम कशी देख लीजिए कि हमने उनके एहसान को, उनके अफकार को, उनको कहाँ पे नहीं फेंक दिया। है किसी को याद अभी तक कि वो क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे? एक बात देखिए, 3 लफ्ज लेते हैं उनके साथी, बेहतरीन साथी उनके कायद आज़म के, वो कहते थे ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। सही, असल में ये लफ्ज मोहब्बत से निकले हैं तीनों ही। सही, जब तक आप में मोहब्बत नहीं है, हुब नहीं है, आप ईमान किस पे लाएंगे भाई? सही, आप अपने आप में हुब नहीं, आपका तो अपने आप पे ईमान नहीं, आप किसी पे क्या ईमान लाएंगे? ठीक, अच्छा, अब जब आप में मोहब्बत होगी, आप मुझ में भी मोहब्बत ढूंढ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इत्तेहाद। जब हमारा इत्तेहाद हो जाएगा ना, तो एक पुल पे गुजरने के लिए हम शाना बशाना नहीं चलेंगे, हम तय कर लेंगे कि फारूक भाई आप आगे चलें, मैं आपके पीछे चलता हूँ, यहाँ पे जगह एक बंदे के चलने की, ठीक, हम चल भी जाएंगे, गुजर भी जाएंगे, पुल भी पार हो जाएगा। सही, लेकिन ना हम में मोहब्बत है, ना कोई हुब है, ना ईमान है, ना इत्तेहाद है, ना तंजीम आ सकी हम में। अब बात यह है कि हुब, जब हम कहते हैं हुब्बुल वतनी जी, फलां में हुब्बुल वतनी नहीं है, फलां गद्दार है, अभी ये बयानात की बात हो रही है, तो बात ये है कि हुब्बुल वतनी हम जब समझते हैं ना, तो वो ये है कि हुब्बुल वतनी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लीडर के साथ खड़े हों। ठीक, हुब्बुल वतनी का मतलब है कि आप अपनी मुमलकत के साथ खड़े हों, सदर मुमलकत के साथ नहीं। ठीक है, मुमलकत का सोचें, वतन के लिए सोचें, ये ना देखेंगे इसका लीडर कौन है। हाँ। थॉमस पाइन था शायद, वो कहने लगा कि एक हुब्बुल वतन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने वतन को अपनी हुकूमत से बचाए। ठीक है, वाह वाह वाह, बहुत कमाल की बात कही। हुब्बुल वतन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, अपने वतन को अपनी हुकूमत से बचाना होता है। जो करती है मुल्क के साथ, मुमलकत के साथ, हुकूमत ही करती है, वो हुकूमत ही करती है, आम आदमी कभी नहीं करता। आम आदमी आज 10 लाख बंदा यहाँ लंदन में इकट्ठा होकर वो हुकूमत से बचा रहा है, जो भी फैसला वो उन्होंने करना चाह रहे हैं। तो यही एक रवायत भी है जी, बिल्कुल, कि जो भी जमहूरियत पसंद है। रान साहब, आपकी खिदमत पे आऊँगा सर कि ये जो कमियाँ ठीक है हमने हर मैदान में देखी हैं, दिफाई तौर पे जो पाकिस्तान इस वक्त जो इस्तेहकाम है, एटमी ताकत है, आपने हमारी ताकत भी देखी इस वक्त भी कि जो पाकिस्तान अचीवमेंट्स है पाकिस्तान के पास, वो कितनी ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता ये ना होती तो फिर थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर ये हम दिफाई तौर पे थोड़ा, जिसे कहता है ना कि जिस मुल्क की अपनी फ़ौज कमज़ोर हो, वहाँ पर फिर दूसरे मुल्कों की फ़ौजें आती हैं। ये ठीक है ना सर? ये ठीक है जी, मैं यही बात कहता हूँ फरूक साहब, देखें हमारा ये कोई मुआवजा नहीं है आज के दिन के फ़ौज बेहतर है या सिविल हमारी बेहतर है। ठीक है, हर किसी को अपने जज्बात, एहसासात और तनकीद करने का हक़ है अपने अंदाज से। ठीक है, आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, क्या ये फ़ौज के बस की बात थी जब जमहूरी हुकूमत होती है? सही, किसके अंडर काम करती है? तो मियाँ साहब ने साल डेढ़ तो मुज़ाकरात करते रहे वो, ठीक है ना। ये सिविल गवर्नमेंट के अंडर थी ना, कोई भी थी, मैं नहीं कहता चलो किसी की ये ना हो जाए कि मैं फलानी गवर्नमेंट की बात है तो मैं तब कर रहा हूँ, मैं बहुत बात कह रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने को उस पर हाथ उठाया, किसी पर नहीं उठाया। अब अगली बात तो कहते थे कि आप पंजाब में ना करें, बाकी जगहों पे करते रहे। पंजाब में ना करें, पंजाब में अपनी कारों में बिठाकर लेके जाते थे। ठीक है। अगली बात, फौज कब मैदान में बात को पैसे लिए खुले होके लिए, अर राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر فوج دے رہی تھی تو یہ لائل لیڈرشپ تھی, الیکشن لڑ رہی تھی, پہلے پرائم منسٹر تھے, چیف منسٹر تھے, آئے تھے, تو یہ پیسے نہ لیتے, انہوں نے لیے نا. ٹھیک ہے. فوج انوالو ہوئی کہ لی نہیں ہوئی. صحیح. اب بات یہ ہے کہ جو قوم اس کا فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ بھی آ گئی ہے, جو قباتیں ہوتی رہی ہیں بالکل اس کا فیصلہ. بالکل. اگلی بات یہ ہے کہ جتنا بڑا فائدہ, وہی تو ایک دیت ہے نا. مجھے کوئی مسلمان بڑے سے بڑا عالم یہ بات کہہ دے کہ اگر وارثان اپنی دیت لے کے معاف کرنا چاہیں تو ہمارے نبی نے بھی کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ آپ معاف کر دو, اگر آپ نہیں تو آپ دیت لے لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات میں اب تھوڑی سی بات کھولنے لگا ہوں جی جی, تاکہ جو صرف فوج کا نام بدلا, اس ریمنڈ ڈیوس کے چھوٹنے سے دیت طے ہونے سے پہلے, جب دیت یہ طے ہوئی ہے نا, یہ کوئی شک نہیں ہے, اس میں فوج بھی شامل تھی, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اس میں نون لیگ پنجاب گورنمنٹ میں تھی, وہ اوپر تینوں شامل تھے اس دیت کے اندر, اور تب اتنی بڑی دیت ہوئی تھی. اس سے پہلے جو واشنگٹن تھی نا, وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے ہمارے جنرل سے کسی قسم کی, وہ بڑے اڑے ہوئے تھے, کوئی معاملہ اندر کے کھاتے بڑا ایک معاملہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری دیٹ اینی president of USA made special press conference for a person کہ he is a diplomat, he should release him and he killed those guy in his self defense. یہ پریس کا. اس کے بعد مجھے کسی اور کیس میں صحافیوں نے سوال کیا تو میں کہا دس از رانگ, یہ ہوتی ہے سیلف ڈیفense, یہ ہوتی ہے یہ. اب اس کے بعد جب میں نے ریزائن کر دیا, لوگ سڑکوں پر آئے, چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لے لیا. اب تینوں پارٹیوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا کہ اس کو کیسے چھوڑائیں. جب 780 کا میں نے کہا تھا جی اس پر لگا دو 16, اس پر خون معاف نہیں ہو سکتا. اب سر خود پینٹاگون نے ریکویسٹیں کی اس کی کے بعد, ادھر سینیٹر آئے تھے ان کے, وہ سینیٹر آئے, ریکویسٹیں ہوئی, اور 350 ریمنڈ ڈیوس اسلام آباد سے نکلا, چکلالا ایئرپورٹ فارغ ہوا. ایک اور میٹر تھا وہ ٹھیک ہوا, تو دیت اس کی بنتی تھی ساری, ایک بندے کی 15 لاکھ, 32 لاکھ پوری دیت تھی. اور بندے پتہ کیا اس کا ریکارڈ جا کے دیکھو, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ریکارڈ دیکھا تھا, وہ موبائل سنیچر تھے. ٹھیک ہے. دونوں بچے, اور وہ تھانے ٹاؤن شپ کے پیو تھے, وہ تھانے شدارہ کے پیو تھے ڈکیٹیوں کے, اور ان کو کسی بالکل یہ غلط ہے کہ جی ISI کے بندے تھے کہ اس کو مارا گیا. ہماری ISI اتنی کمزور فوج نہیں ہے, دنیا کی بیسٹ 5 ملکوں کی میں سے سب سے جو 5ویں نمبر پر دنیا کی بیسٹ آرمی ہے وہ. اس لیے یہ ساری ریمنڈ ڈیوس کی یہ کہانی تھی. بالکل آپ بیچ میں وہ رہے ڈپٹی پروسیکیوٹر, بٹ صاحب ٹائم ختم ہو گیا جی, لیکن میں ایک سوال آپ کو پوچھنے والا ہوں تھوڑا سا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو دفاعی جو مضبوطی ہے پاکستان کی, اس پر بھی چند کل بات کہہ دیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ آپ پاکستانی فوج کے خلاف. اس پہ بھی کمنٹس کرتا ہوں. اور اس سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے بھی, سب کے لیے, سیکھنے والے کی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی ضرور. انہوں نے آیت پڑھی الراشی والمرتشی کلاہم فی النار. صحیح. اس میں رشوت لینے اور راشی والمرتشی دونوں کا ذکر ہے. صحیح ہے. اور یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے پیسے کیوں لیے. اب لینے اور دینے والے دونوں مجرم ہیں, عوام فیصلہ کریں. کنہوں نے پیسے رشوت نہیں, اس کی بات نہیں کر رہے جو فوج کے یہ الیکشنوں کی بات کر رہے ہیں, جو IGI کے پیسوں کی تھی. میں نے کہا وہ پیسے لیتے ہیں. مجھے بات پوری کریں. اچھا, دینے لینے والے صاحب, میں دوستوں میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. دینے اور لینے میں سوال ان کے اٹھایا, لینے والوں سے اتنے اچھے تھے تو تم نے کیوں لیے. ٹھیک ہے. تو اتنے دینے والا بھی ہے, دینے والا بھی سیم ہے. یہ میں سوال دیکھتے بڑی چھوڑا. دوسرا سوال نے کہا دیت کے معاملے میں, کہ دیت کے معاملے میں نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوالہ دیا, ان کا بھی یہ فیصلہ دیت اگر مانگی جائے دی جائے. لیکن میں یہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جب دیت میں فوج شامل ہو, دیت میں عدلیہ شامل ہو پریشر کرنے کے لیے, دیت میں تینوں پارٹیاں شامل ہوں, تو یہ سوال میں سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا وہ دیت حلال ہوگی؟ سر یہی سوال لوائقین تک پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ دیکھیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ دیت حلال ہوگی. وہ سوال جواب دے رہے ہیں. سمپل سی بات ہے, جس بندے نے دیت دے کے اپنا بندہ چھڑانا ہے نا,
وہ فوج بھی ڈالے گا, وہ قاضی بھی ڈالے گا, وہ پرے بھی ڈالے گا, جمعدار بھی ڈالے گا, وہ نمبردار بھی ڈالے گا, وہ محلے کی عورتیں بھی ڈالے گا اس میں. نہیں, جس نے دیت دے کے بندہ چھڑانا ہے وہ مجھے اس کا دیکھیے دیت ہر صورت میں حلال ہے اگر وفا مان جائے. رشتہ داروں پر ایک عزیز پر ہوا ہوا قتل, ہم دیت دینے کے لیے کوئی دنیا کا بندہ نہیں چھوڑ رہے کہ دیت جناب ان کو دلا دے. وہ درمیان میں جو بندہ ہے وہ تو درمیان میں جو ہوگا نا اس سے بھی ریفریز کر رہے ہیں سوال کا دوبارہ پوائنٹ اس کو مذاق میں نہ لگائیے. مجھے لگ رہا ہے 23 مارچ تک یہ جاری ہے. دیکھو نام لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کہ ان کا یہ فرمان ہے, وہ بھی نہ مانتے. میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ پریشر سے دی ہوئی دیت کیا جائز ہے؟ سر انہوں نے لے لی نا سر, پریشر ہے نہیں پریشر ہے جو بھی انہوں نے لوائکی نے لے لی نا پریشر سے دی گئی دیت کیا جائز ہے؟ آپ دل کی حال تو پھر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ فوج 32 لاکھ کی بجائے مسلم لیگ 30 پریزیڈنٹ آف پاکستان 21 کروڑ روپے انہوں نے لیا ہے. فوجی جنرل ایک مسئلہ عدالت میں موجود تھے, سر ان کا سنیے ان کا آفیسر پوچھئے ان سے کہ وہاں موجود تھے. سر موجود تھا, جنرل کا موجود تھا. ان کا جنرل ڈکٹیشن نہیں لے رہا تھا, نہیں دیتے تھے. دیت دینے کے لیے کوئی یہ ذرا پروگرام میں ٹائم ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی ہم یہاں پہ تو دیت کے معاملے وہ آپ کو بریف کرتے رہیں گے سر. اور ناظرین آج کیونکہ 23 مارچ تھا, ہمیں وہ زیادہ ہم فوکس رہ گئے ادھر ہی, لیکن ظاہر ہے بہت سی کمیاں رہی ہیں اور بہت سی کمیوں کے بعد اس کو سیکھ کے ہی ہم نے آگے سفر طے کرنا ہے. اور امید ہے کہ جن لوگوں نے عوام میں جو کمیاں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی, ٹھیک ہوں گی, اور جو ہمارے خواص میں ہے, بڑے اداروں میں ہے, وردی والوں میں ہے, وہ ان کی شیروانی والوں میں ہے, تو وہ بھی اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے. اور اب تک جو صورتحال ہے کہا یہی جا رہا ہے, آئی ایس پی آر کے سپوکس مین مجھے آصف غفور صاحب پہ یقین ہے, انہوں نے کہا کہ جو ماضی میں ہم نے جو غلطیاں کی وہ ہو چکی, لیکن اب کوئی فرد ادارے سے بڑا نہیں اور کوئی ادارہ ملک سے بڑا نہیں ہے. تو مجھے تو اس بندے پہ اعتبار ہے. انشاءاللہ جب وہ بندہ ایک وردی والا کہہ رہا ہے جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے, تو پھر یقین کر سکتے ہیں جو سیاستدان ہیں ظاہر ہے ان کی مفادات ہوتے ہیں, کبھی وہ بک جاتے ہیں, کبھی جھک جاتے ہیں, کبھی ڈٹ بھی جاتے ہیں, لیکن ان کا سب سے اولین ترجیح اپنا مفاد ہی ہوتا ہے. تو مجھے اپنے وطن کے سپہ سالار پہ فی الحال کیا پورا یقین ہے کہ اب جو بھی ملک کے لیے وہ کرے گا ٹھیک کرے گا. اب 23 مارچ کی جو صورتحال ہے ناظرین, جو مانچسٹر کونسلیٹ میں ایک تقریب ہوئی تھی وہ آپ کو دکھائیں گے, اور میری آپ کی ملاقات انشاءاللہ منڈے کی ایوننگ آور میں ہوگی. تب تک کے لیے اسٹوڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پاکستان کونسلیٹ مانچسٹر سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر, اور آج 23 مارچ ہے. 23 مارچ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سے تقریباً 79 سال پہلے قرارداد پاکستان کے ذریعے یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے, ایک ایسی سرزمین ہونی چاہیے جہاں پر اپنے مذہب کے مطابق, اپنے رسوم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکے. اور محض 7 سالوں میں ایک لیڈرشپ کے تلے, ایک اتحاد کے ساتھ 7 سالوں کے بعد پاکستان مارز وجود میں آ گیا. تو اسی یاد میں 23 مارچ ہر سال ہم یوم پاکستان مناتے ہیں. تو جو بھی تقاریب کی اس وقت ایونٹس ہوں گے ہم آپ کو دکھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسطر الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين Marks the historic day when the Muslims of subcontinent decided to unite in their democratic demand for a separate homeland, where they could establish justice, equality, and freedom, and could practice their lives in accordance with their values and traditions. Today, therefore, is an occasion to pay tribute to the struggle and sacrifices of our founding fathers and pledge once more to live up to their ideals that form the foundation of the idea of Pakistan. Pakistan has surmounted unprecedented challenges and demonstrated resilience in the face of extraordinary circumstances. It has accomplished exemplary success in fight against terrorism. We need to work even more for national progress and prosperity. We are committed to democracy, justice, and peace. Given our human talent and natural resources, our potential is immense. We are destined to achieve the status of a model democratic state, as envisioned by founder of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Let us have faith and remain united, and let us commit to work hard with discipline to make Pakistan strong and prosperous. May Allah's blessing be with us all. خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا پیغام پڑھ کر سناؤں گا۔ 23 مارچ ہماری ملی تاریخ کا وہ عظیم دن ہے جب منزل کا تعین کیا۔ اس دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند نے غلامی کی زنجیروں کو اتار پھینکنے اور ہندو اکثریت کے ظلم و ستم سے آزادی کے لیے ایک خود مختار مسلم ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کا پختہ ارادہ کیا، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کے قیام کی صورت میں ان لوگوں کو اپنے حقوق اور مذہبی آزادی ملی جن کو متحدہ ہندوستان میں اکثریت کے ہاتھوں اقتصادی اور سماجی ترقی کے مواقع سے محروم رکھا گیا تھا، اور ان کے تہذیبی تشخص کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 23 مارچ کی قرارداد کا مطمع نظر ایک ایسی ریاست کا قیام ممکن بنانا تھا جس کے شہریوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل مساوی مواقع حاصل ہوں، اور جو
अपनी तहजीब और तमद्दन को परवान चढ़ाकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। आज का पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां और ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए पुरज़म हैं जो हमदर्दी और एहसास पर मबनी है और जहां हर शहरी बिला तफरीक तरक्की और खुशहाली से हमकनार होकर मुल्क और कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। हम अपने हमसाया मुल्क से बराबरी की सतह पर दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि जनूबी एशिया में हम सब मिलकर गुर्बत का खात्मा करें और खित्ते में बसने वाले करोड़ों लोगों को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करें। लेकिन हम ये भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज़ कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपने दिफा की खातिर हर कदम उठाने का हक रखता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्वीर हो चुका है। हमें अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के इदारों की बेमिसाल सलाहियत और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दुश्मनों को हर मुहाज पर मुंह की खानी पड़ी। हालिया भारतीय जारहियत के मौके पर इसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया ने देखा और हम पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे। यौम पाकिस्तान के मौके पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों को हरगिज़ नहीं भूलना जो भारत की दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी का शिकार है और संगीनों के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर हम मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से भरपूर इजहार यकजहती करते हुए इनकी बहादुरी और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। और इस अज़्म का इरादा करते हैं कि इनके हक के खुददारियत के हसूल की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत दुनिया के हर फोरम पर जारी रखेंगे। हम अपनी तारीख के जिस नाज़िक मोड़ पर खड़े हैं वहाँ हमें वतन अजीज से करप्शन और बदउनवानी के मुकम्मल खात्मे और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए भरपूर जिदोजहद करनी है। हमें मुश्किल हालात का सामना है, लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि अगर है जज्बा तामीर जिंदा तो फिर किस चीज की हम में कमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के बारे में आप कोई क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर हम कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत हमारी जो इंग्लिश कम्युनिटी है और फॉरेन कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस इवेंट में पाकिस्तान की कल्चरल साइट को, पाकिस्तान की म्यूज़िक को, पाकिस्तान की जो सकाफ़ती ड्रेसेस हैं उनको एग्ज़िबिट किया गया है और पाकिस्तान के साथ अपनी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है
ہے उसके साथ उसको बरकरार रखने के लिए प्रोमिसेस किए गए हैं। और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ दिए हैं कि यहाँ पर आएँ, एक अच्छा दिन गुजारें और पाकिस्तान की परचम कुशाई देखें और पाकिस्तान के साथ अपना राब्ता उसवार रखें। थैंक यू जी, थैंक जी, आज हम सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यूके में मैनचेस्टर में आबाद है यौम पाकिस्तान मना रही है, और ये फंक्शन हर साल इसको बहुत बेहतर से बेहतर हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेशन लोगों की ज़्यादा हो रही है। आज ख़वातीन बहुत आई हुई थी, बच्चे बहुत आए हुए थे। ख़ास तौर पे जो है हमारी जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल मेयर्स थे, लोकल काउंसलर्स थे, तो इस तरह हम इंटीग्रेट हो रहे हैं अपनी मकामी कम्युनिटी के साथ। तो ये सिलसिला बड़ा अच्छा है। जो हमारा काउंसलेट है इसकी बड़ी अच्छी कावश है। ये साहब, आज के मौके के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम पाकिस्तान डे, और हमारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का मैसेज यही है कि ये पाकिस्तान पहले से मजबूत तर पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में माइंड सेट चेंज हो गया। जो हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात अपनाना चाहते हैं, और ये जो जंग है ये किसी मसले का हल नहीं है, और जो क़यादत और इल्म इकबाल का ख्वाब इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट पूरा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तारीख़ी दिन, और हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के साथ माजी का राब्ता बहाल रखना चाहिए। और पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, और जब तक इस तरह के इवेंट्स नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी अफादियत का बताएंगे नहीं, तो हमारे आने वाली नस्लों को पता नहीं लगेगा कि हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह ये शनाख्त हासिल की है, किस तरह ये ख़ित्ता हासिल किया है। और इसकी कदर करें, इसकी इज़्ज़त करें। फ़लस्तीन को देखें, कश्मीर को देखें कि उनके पास ख़ित्ता नहीं है, उनकी पहचान नहीं है अभी तक, और उसके लिए वो सरकर्दा हैं। और दूसरा, हमें इसकी तरक्की के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से ग्रेज नहीं करना चाहिए। आप जितना पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दामे दरमे सुखने, अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, अपने स्किल के ज़रिए ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी पहचान है और ये आपका मुस्तकबिल है। आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक। जी, आज यहाँ बरतानिया में हम यौम पाकिस्तान इंतहाई जोश व खरोश से मना रहे हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि 7 समुंदर पार भी हम अपने पाकिस्तान की खुशियों में बराबर के शरीक हैं, और हम अपने पाकिस्तानी जो दुनिया भर में बसते हैं उन सब को इस यौम पाकिस्तान पे मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, आज 23 मार्च है, पाकिस्तान का दिन है। इससे बड़ा दिन तो हो नहीं सकता हमारी तारीख में, और जिस तरह पाकिस्तान काउंसलेट ने ये प्रोग्राम अरेंज किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बदल रहा है, स्पेशली जब पाकिस्तान में हर तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, हर तरफ से मुस्बत खबरें आ रही हैं, ऐसा प्रोग्राम होना पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक बार फिर मुत्तहद कर रहा है। और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान आगे भी तरक्की करता रहेगा और पाकिस्तानी एक बार फिर मुत्तहद हो जाएंगे। जी, पाकिस्तान 23 मार्च ये पहला यौम पाकिस्तान नए पाकिस्तान में आया, तो उस हिसाब से नए पाकिस्तान का वही जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का आज का जो मैसेज था कि हमें कमज़ोर ना समझा जाए, और हम एक अमन चाहते हैं पड़ोसियों के सबके साथ, लेकिन उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और इंशाअल्लाह एक ग्रेट कंट्री है, और पाकिस्तान को हमने आज अपना तजदीद अहद करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, मेयर साहब, आज कैंडिडेट मेयर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप बताएंगे आज के मौके के बारे में, आप क्या फरमाएंगे? जो आज का दिन है ये अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब का दिन है। पाकिस्तान की पूरी कौम को, नेशन को चाहिए आज के दिन अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर पाकिस्तान तरक्की के लिए काम करें। थैंक यू जी। आज 23 मार्च का एक आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 23 मार्च का यादगार दिन है, और जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि सब पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, आज इंतहाई खुशी का दिन है। बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और पाकिस्तानी कौम तरक्की करे और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन है। 23 मार्च ख्वाबों की काश्त का दिन है। 23 मार्च को इंडिया के मुसलमानों ने एक ख्वाब देखा और उन्होंने कहा कि हम एक अलहदा मुल्क बनाएंगे, और वो बना के दिखाया जमहूरी तरीके से, बाय वोट के ज़रिए, किसी किस्म की कोई उसके ज़रिए कोई जंग नहीं की। और ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम जमहूरी तरीक़ों से हर किस्म के अपने असूल जो है वो हकूक़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हम तजदीद अहद वफ़ा करते हैं कि इस मुल्क के साथ हम वफ़ादार रहेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए हम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।
हाँ जी, आज के हवाले से आप हमें बताएंगे कि आज आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम एंड टुडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 23rd ऑफ मार्च पाकिस्तान डे। तो हम हर साल सेलिब्रेट करके बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह हम ये नहायत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में। आज के इस दिन में हमारे बड़ों ने एक ऐसा फैसला किया, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला भी वही कर सकते थे जिन्होंने ये फैसला किया। जब करारदाद मंजूर की गई तो उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और मैं ये समझता हूँ कि आज का ये दिन पाकिस्तान की आज के तनाज़र में भी बहुत अहम दिन है, इसलिए कि आज हमारे ऊपर कई किस्म के चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह जैसे अभी रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, बड़ा एमिकेबली और बड़ा डिग्निफाइबली इस काम को ऐसे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय करेगा और दिन ब दिन इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी।